दोस्तों 2024 का आम चुनाव जो है वो चल रहा है। 4 फेजेस के इलेक्शंस हो गए हैं और 4 जून के रोज़ जो वोटर्स हैं वो अपना फैसला भी दे देंगे। इस बीच अगर आप अखबार की जो रिपोर्टिंग या जो टीवी चैनल्स पे जो लीडरों के जो आप बयान देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मीडिया है वो एक ख़ास पार्टी को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। उस ख़ास पार्टी में भी ये ख़ास लीडर की जो स्पीच है उसको ही सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। उस स्पीच में भी जो ये ख़ास लीडर हैं उनके बयान में भी ये ख़ास बात जो है वो बार बार उभर के आ रही है। और अगर आप दिल्ली में हैं तब भी ये बयान आपको यहाँ के अखबार के फ्रंट पेज पे आपको दिखेंगे। अगर आप बेंगलोर में हैं, अगर आप कलकत्ता में हैं, आप चेन्नई में भी है, वहाँ पर भी आपको वो बयानात जो हैं एक जो ख़ास लीडर हैं उनके बयानात आपको बार बार दिखेंगे। क्या उनका बयान है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है और ये रिजर्वेशन जो है दलितों से, आदिवासियों से और पिछड़े समाज से छीन लिया जाएगा और उसे मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यह बात देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के चेहरे नरेंद्र मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं और वो सिर्फ एक रैली में नहीं कह रहे हैं बल्कि एक के बाद दूसरी रैली में ये बातें को दोहरा रहे हैं। और मोदी जी ये भी बात बार बार कह रहे हैं कि ये जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो हैं, जब तक वो सत्ता में हैं, ऐसी चीज़ों को होने नहीं देंगे। और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानते हैं, उसके वो चैंपियन हैं। और बाकी जो सेकुलर पार्टियां हैं मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, वो संविधान विरोधी है, वो मुस्लिम के ही हित की बात सोचती है और जो सही में वंचित तबके हैं और जो हिंदू तबके हैं उनकी विरोधी है। इसलिए आप देख पाएंगे कि इस चुनाव में विकास के जितने भी वादे थे और नारे थे वो नहीं दिख रहे हैं। मोदी जी ने 10 सालों में क्या क्या किया जिसके लिए अखबार और इश्तहार में करोड़ों रुपया खर्चा किया गया उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। चाहे मोदी जी गुजरात में जाएं या मोदी जी राजस्थान में जाएं, जहां भी जा रहे हैं मोदी जी ये मुस्लिम को ही ये फोकस करके अपनी स्पीच को दे रहे हैं। अब आप देखिए कि जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो सबका लीडर है, जो 140 करोड़ लोगों का लीडर है, वो लीडर कैसे जो है तथ्यों से दूर जो ऐसी बातें कह रहा है जिसका कहीं भी किसी रियलिटी से कुछ लेना देना वाली बात नहीं है। मैंने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको भी मैंने डाउनलोड करके उसको पढ़ने की कोशिश की और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो मुस्लिम शब्द जो है, जो मुस्लिम या मुसलमान ये शब्द, ये जो टर्म है ये गायब है। ये टर्म जो है वो कहीं पर भी मैनिफेस्टो में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए कि मुसलमानों का क्या हाल है कि एक तरफ जो उनकी पार्टी जो कहती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम अक़लियतों को और मुसलमानों को बराबरी का हक देते हैं, वो जो सेकुलर पार्टी हैं वो भी मुसलमानों का नाम अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालेगी। लीडर कभी मुसलमान वेलफेयर की बात अपनी रैली से नहीं करेंगे। मतलब मुस्लिम जो है एक बैन टर्म बन गया है इंडिया के अंदर में। अभी आज के रोज़ मैं जब इंडियन एक्सप्रेस को देख रहा था तो एक खबर आई थी कि जो CPIM के जो लीडर हैं सीताराम येचुरी जी और फॉरवर्ड प्रेस के जो लीडर हैं वो जब दूरदर्शन और रेडियो पे अपनी स्पीच देने गए, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान ये कानून है कि जो भी पार्टियां रीजनल हो या जो पार्टियां नेशनल हो उनको अपनी बात रखने के लिए एक टाइम दिया जाएगा दूरदर्शन पे या रेडियो पे। तो जो अपनी बात रखने के लिए जब वो गए तो वहाँ पे उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल जो है वो न करें। वो जो है फॉरवर्ड प्रेस के जो लीडर थे वो ये बतलाना चाह रहे थे कि जो CAA है, जो नागरिकता का जिससे संबंधी जो कानून है वो बेसिकली ये मुसलमानों को बाहर रख रहा है और ये भारत में जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेकुलरिज्म उसका वो वायलेट कर रहा है। लेकिन दूरदर्शन और जो प्रसार भारती के जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए जो सरकारी इदारे हैं वहाँ भी आप मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो डर के मारे मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। उनके लीडर को सिर्फ यही है कि मुसलमान भर भर के उनको वोट दे दें, मुसलमान उनको जिता दें
और फिर उसके बाद से वो सोचेंगे कि आपके लिए क्या करेंगे। जो आपको 14% जो मुसलमानों की आबादी है उनको उनसे कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ जो कि बीजेपी है उसको वो कभी भी ये बात नहीं बतला रही है कि कांग्रेस ने कहाँ अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी या दलितों को और एससी और एसटी के रिजर्वेशन को छीन लेगी। हो तो ये रहा है कि बीजेपी के राज में इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में नौकरियों का ठेकाकरण किया गया है, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल किया गया है कि दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों की नौकरियां सबसे ज़्यादा यहाँ गई हैं। सरकार नौकरियों में भर्ती नहीं करती है, सरकार नौकरियां कम निकालती हैं, तो सरकारी नौकरी में ही तो दलित और पिछड़े अपना हिस्सा पा पाएंगे। तो एक तरफ प्राइवेटाइजेशन होगा सरकारी नौकरियों का, सरकारी इदारों का, सरकारी संस्थाओं का, दूसरी तरफ क्या होगा, जो बजट होगा सोशल वेलफेयर पे, इस पे मोदी जी की सरकार कम करेगी और जो सरकारी संसाधन है उसको प्राइवेट को हाथों में दे देगी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट जो भी इदारे हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कारोबार हो, प्राइवेट जगहों पे आपको दलित और आदिवासी और पिछड़े कहीं आपको टॉर्च से लेके भी ढूंढने को नहीं मिलेंगे। तो सवाल ये होना चाहिए कि मोदी जी के 10 साल के राज में मोदी जी ने दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के लिए क्या किया। सवाल ये होना चाहिए कि मोदी जी के राज में प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न जो है वो मोदी जी के राज में क्यों नहीं बंद हुआ। सवाल ये होना चाहिए कि आदिवासियों के जल और जंगल और ज़मीन की लूट क्यों नहीं बंद हुई। लेकिन इस पे मोदी जी कुछ भी नहीं बोलेंगे और वो सेकुलर पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशंस देने के लिए प्लान बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो दलितों को और एससी को और एसटी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में वो कह रहे हैं कि उनका हिस्सा छीन के उनको दे देंगे। अब आप देखें कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरह की बातें होना कहाँ तक सही है। ये हम जो हैं इलेक्शंस जो है, एक बात हमेशा याद रखिए कि इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन हो जाना ही डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है, बल्कि इलेक्शन जब तक फ्री और फेयर यानी आज़ादाना तरीके से, मुंसिफाना तरीके से, एक बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अगर इलेक्शंस नहीं होता है तो वो जमहूरियत नहीं है। तो हमारे यहाँ जमहूरियत देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शंस का ऐसा हाल देखिए कि जब आप प्रसार भारती के पास विपक्ष का लीडर जाता है तो वहाँ मुस्लिम शब्द को काट दिया जाता है। वहाँ सरकार को अगर कोई कह रहा है कि ये ऑथोरिटेरियन रिजीम है उसको काट दिया जाता है। वहाँ पे सीताराम येचुरी ये कह रहे हैं कि बैंकरप्सी है गवर्नमेंट की, तो कहा जाता नहीं, आप बैंकरप्सी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे फेल्योर कह सकते हैं। यानी देखिए किस तरह की सेंसरशिप वहाँ है। वहाँ आप मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कहा यह जा रहा है कि हम धार्मिक सद्भाव को बनाने के लिए हम चाहते हैं कि लीडर जो है, अपोजिशन लीडर है, वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ना करें। लेकिन दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है वो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, दिन रात मुसलमानों को गाली देता है। और जो लीडर हैं, जो देश के सबसे बड़े लीडर हैं, वो भी अपनी चुनावी रैलियों के दौरान अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमने महंगाई को कम कर दी, हमने रोजगार लोगों को दे दिया, हमने लोगों को पक्के मकान दे दिए, हमने देश की सुरक्षा बढ़ा दी, ये बात नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी और दलितों को और पिछड़ों को रिजर्वेशन छीन लेगी। ये भी दिलचस्प बात है कि जिस सरदार पटेल को ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि उन्हीं को लीडर बनना चाहिए था, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, वही सबसे बड़े लीडर हैं। ये भी बात भुला दी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मुशावरती कमेटी थी, जो एडवाइजरी कमेटी थी, उसको सरदार पटेल ने उसको हेड किया और उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, उनके लिए रिजर्वेशंस की बात की। ये भी बात हमको हिस्ट्री में नहीं भूलनी चाहिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन अंग्रेज़ों के दौर में मिलता था और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सरदार पटेल ने उनके लिए रिजर्वेशंस की बात की, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशंस की बात की और भी माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ बात की। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशंस बन के तैयार हुआ, जब देश में सब कुछ, जब पॉलिटी और देश में सब कुछ, जब नया निज़ाम बना, तो मुसलमानों को इससे बाहर कर दिया गया और इस तरह का एक डिस्कोर्स खड़ा किया गया कि अरे मुसलमान को रिजर्वेशंस देने का मतलब है कि देश का विभाजन हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि अगर मुसलमान को रिजर्वेशंस दे देने से देश का विभाजन हो जाएगा, तो आज क्यों मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा जेलों में है, मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा आपको कहने का
जो केसेस होते हैं उनमें उनको फंसा दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट में भी लगातार घट रही है, मुसलमानों की तादाद असेंबली में भी घट रही है, मुसलमान नौकरियों से बाहर हैं, मुसलमान जो आपको सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पर भी वो नहीं है, डॉक्टरी के पेशे में नहीं है, एडवोकेट नहीं है, पुलिस में वो नहीं है। तो भाई इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनको क्यों नहीं मिल रहा? और सेकुलर पार्टियां तो उनको चुनाव में उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है और उनको टिकट देने से भी कतरा रही है। तो ये देखिए कि ये पूरे देश में किस तरह से एक एंटी मुस्लिम्स माहौल पे ये भारत जैसे बड़े सेकुलर मुल्क में चुनाव लड़ा जा रहा है और समझा जा रहा है कि सब कुछ बिल्कुल सही है। मोदी जी ये भी बात कभी ये नहीं बताते अपनी चुनावी रैली से कि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के जो उनका गठबंधन है एनडीए, उसमें एनसीपी से का एक जो बड़ा जो हिस्सा था उसको अजीत पवार जी शरद पवार के गुट को तोड़ के जब वहां पे गए और कहा जा रहा है कि अब असली एनसीपी यही है, उस एनसीपी के लीडर अजीत पवार और उनके जो लीडर, उनके जो एमएलएज हैं, उनकी हिमायत से जो महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, शिवसेना की जो सरकार चल रही है, और जो पहले उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी उसको रातों रात उसको तोड़ दिया गया, उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया और ताकत के इस्तेमाल करके ये जो नई सरकार बनी उसमें अजीत पवार जी की वजह से वो सरकार बीजेपी की चल रही है। और अजीत पवार जी ने फरवरी में अपने एक अधिवेशन में एक रेजुलेशंस पास किया था और उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। तो अगर मुसलमानों को रिजर्वेशंस देना इतना ही बुरी बात है तो एनडीए के लोग, मोदी जी कैसे अजीत पवार को अपने इत्तेहाद में रखे हुए हैं? और दूसरी तरफ ये है कि ये सवाल अजीत पवार जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जब अजीत पवार जी मुसलमानों के रिजर्वेशंस की बात करेंगे तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करेगी तो उसको विलियन बनाया जाएगा, उसको खलनायक बना के पेश किया जाएगा। अब देखिए सेकुलर पार्टियों की भी देखिए, इनका भी डबल स्टैंडर्ड देखिए कि इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए सत्ता में आने के लिए, ये मुसलमान के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे और ये चाह रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व करके हम पार्टी में आ जाएं और हम सत्ता में आ जाएं और उसके बाद से हम सेकुलरिज्म को फैलाएंगे। गांधी जी ये बात बार बार कहते थे कि जब आपका रास्ता गलत है, जब आपका मीन्स गलत है तो आपका एंड भी कभी सही नहीं होगा। यानी अगर आपका रास्ता गलत है तो आपकी मंजिल भी गलत होगी। अगर आप बबूर का पेड़ बोओगे तो आपको आम के पेड़ नहीं मिलेंगे, आम आप नहीं खा पाएंगे। तो सेकुलर पार्टियों को चाहिए कि जो अपने आप को गांधीवादी कहती है, जरा गांधी के उस मैसेज को भी देखे कि अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल के, अगर मुसलमानों की चीख और पुकार को दबा के अगर आप सत्ता में आ भी जाएंगे तो आप देश का बहुत ज़्यादा भला नहीं करेंगे और अकलियतों का तो कुछ भी आप भला नहीं करेंगे। और जिस देश में 20% के करीब में अकलियत हों और 50 या 60-70% यहाँ पर दलित और आदिवासी और ओबीसी हों, अगर उनके हकों की बात नहीं होगी तो कैसे डेमोक्रेसी मजबूत होगी? मैंने सोचा कि ये जो मुस्लिम मुखालिफ, जो मुस्लिम विरोधी एजेंडे पे जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके बारे में अपनी राय को साझा करूं। दुख की बात है कि जहां हिंदुत्व की पार्टियां मुसलमानों को जानबूझ के घसीट रही है, यहां तक पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। मोदी जी ने तो गुजरात की एक रैली में ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए वो जो पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो दुआएं कर रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं जिसका तथ्य से कुछ लेना देना नहीं है। मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पे बीजेपी और हिंदुत्व की पार्टियां चुनाव लड़ेगी और सेकुलर पार्टियां मुंह पे ताला लगा लेगी। वो खुल के नहीं कहेगी कि हाँ मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, मुसलमानों को हम बराबरी देंगे, मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ेंगे। ये कहने की हिम्मत उनके साथ नहीं है। देखिए ये लोकतंत्र में मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह का जो चुनावी कैंपेन है वो बहुत ही खतरनाक है। सब लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ चुनाव करा लेने से हम नहीं समझते कि डेमोक्रेसी कामयाब है। जब तक चुनाव फेयर और फ्री तरीके से ना हो और जब तक सबको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया जाए और जब तक माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शंस और दलित और पिछड़ों को उनका अधिकार न दिया जाए, जब उनके मुद्दे, उनके सवालात अगर केंद्र में ना हो तो उस चुनाव का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता है। आज के लिए इतना ही। मैं अभय कुमार।